अब दीपो भव टीम महाबोधि की ओर से आई। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट यानी प्राचीन काल में पढ़ेंगे चोल प्रशासन। साउथ इंडिया का हिस्ट्री है, दक्षिण भारतीय इतिहास में हम लोग चोल प्रशासन पढ़ेंगे। देखते हैं चोलों की स्थानीय प्रशासन बहुत ही महत्व की है। स्थानीय प्रशासन, चोल स्थानीय स्वशासन मुख्य विशेषता है। पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख बहुत महत्व का है, याद रखिए इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलों के स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। नैगमिक शासन की मूलभूत इकाई ग्राम तथा नगरों की सभाएं थे, यानी कि शासन की मूलभूत इकाई क्या थी, वो ग्राम तथा नगरों की क्या होती थी, सभाएं होती थी। ग्रामों नगरों की सभाएं, ये उत्तर मेरूर अभिलेख में ये वर्णित है। कुछ और चीज क्या है, वरीयम है। वरीयम क्या है, तो स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली थी। वरीयम कहा जाता था स्थानीय प्रशासन में। जैसे आज हमारे यहाँ पंचायती शासन है, तो आप समझ सकते हैं कि पंचायती शासन की जो समिति होती है विभिन्न वार्डों में मुखिया जी की, तो उन समितियों को हम वरीयम ऐसे समझ सकते हैं। वरीयम उर सभा या महासभा और नगरम, ये ग्राम सभाओं का उल्लेख ये चोल अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी मिली है। पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, उर सभा महासभा नगरम, ये सभी ग्रामीण सभाओं यानी स्थानीय प्रशासन से संबंधित हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल प्रशासन के बारे में, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उर सभा महासभा नगरम, ये अलग अलग समितियां होती थी जो कि ग्रामीण प्रशासन और नगरीय प्रशासन के लिए जिम्मेवार होती थी। जैसे नगरम है, जाहिर सी बात है नगर प्रशासन के लिए है। उर सभा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। महासभा उससे बड़े प्रकार की है। पीटी के लिए इतना ही। अब उर के बारे में विशेषता थोड़ा है, ये उर समान प्रकार की ग्राम सभा है। ग्राम, पुर या नगर दोनों इसमें सम्मिलित है। उर जो है ये समान प्रकार की ग्राम सभा, इसको हम मान सकते हैं, उर को हम लोग पंचायत मान सकते हैं। पंचायत में जो वार्ड सभा होती है, आप वार्ड सभा इसको मान सकते हैं, सभी वार्डों की सभा। उर स्पष्ट ग्राम सभा है, जो ग्रामपुर या नगरें भी इसमें सम्मिलित होती है, या कार्यकारिणी समिति होती है। इसकी कार्यकारिणी कमेटी होती है, उसको हम लोग आलुंगणम कहते हैं। पूछा जा सकता है कभी, बहुत डेप्थ है, मोटा मोटी उर को याद रखना है। उर क्या है, एक सामान्य सभा है जो सामान्य ग्राम सभा है, और इसकी जो कार्यकारी कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, इसको हम लोग आलुंगणम कहते हैं। अब देखिए सभा या महासभा, पहला उर, दूसरा सभा या महासभा क्या है, तो ये अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा है। जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण भारत का समाज मुख्यतः दो भागों में विभाजित था। एक भाग में कौन लोग थे, एक भाग में ब्राह्मण थे और दूसरे भाग में गैर ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों और एक गैर ब्राह्मण। तो यही कहा गया कि सभा या महासभा किसकी थी, यानी अग्रहार एवं ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। जो ब्राह्मण बस्तियां थी या अग्रहार, जो भूमि अनुदान दिया जाता था, या ब्राह्मणों की जो, तो ये इनकी बस्तियों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती थी उसको सभा या महासभा कहा जाता था। अब देखिए सेना, सेना के कितने अंग थे, तो सेना के 3 प्रमुख अंग थे। पदाति पैदल, गजारोही गज सेना, अश्वारोही अश्व सेना। पदाति, गजारोही, अश्वारोही। नायक सेना टुकड़ियों का प्रमुख होता था, ये सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष होते थे। नायक, महादंड नायक या सेनापति क्या थे, सेनाध्यक्ष या सेनापति, ये महासेनापति होते थे, यानी सेनाओं, ये टुकड़ी के प्रधान होते थे। आप समझिए कि कैप्टन रैंक इनका हुआ, कैप्टन रैंक हुआ। और महादंड नायक या सेनापति ये अध्यक्ष हो गए, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष जैसा इनका पद हो गया, महादंड नायक या सेनापति। कुछ और हैं, धर्नुधर को कहा जाता था विलीगल, गजारोही को कुजरी मल्लर, घुड़सवार को कुडरे चेवेगर, पैदल सेना को बडपई ककेकोलर। इतना याद नहीं करना है, बस आपको आपकी जानकारी के यहाँ दिया गया, देख लीजिएगा। धनुधर विलीगल है, गजारोही कुजिर मल्लर, घुड़सवार कुडीरे चेवेगर, पैदल सेना बडपई ककेकोलर, बस। अब देखिए जानकारी है आपको कि यह शासन राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के प्रधान कौन, राजा होते थे। राजा में सभी शक्तियां निहित होती थी। प्रारंभिक राजधानी चोलों की कहाँ थी, उदयपुर थी, उदयपुर। विजयालय, ये संस्थापक ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। प्रारंभिक राजधानी उदयपुर, बाद में तंजौर।
तंजौर या तंजावुर विद्यालय संस्थापक राजधानी बनाएंगे। राजा वंशानुगत आधार पर रहेंगे, जैसा पता है राजा के बेटा राजा होंगे, उनके बेटा राजा के फिर बेटा वो राजा होंगे। इस तरह से शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन? राजा। सभी शक्तियां राजा में निहित होती थी। साम्राज्य कई प्रांतों में बटा होता था, तो 6 प्रांतों में बटा था और इसको मंडलम कहा जाता था। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था बहुत महत्व की है, आपने पढ़ा। कला, नटराज शिव का ये जो कांस्य प्रतिमा है, ये चोल कला की प्रमुख विशेषता है, स्पष्ट है। और जैसा कि ये पता है, ये सब नाडु, वलनाडु, मंडल इस तरह से बटा होता था, है ना। छोटे स्तर पर ग्राम सभा ये सब है ना, बड़े स्तर पर नाडु हुआ, वलनाडु हुआ, फिर मंडलम हुआ, राज्य हुआ। मुख्य अधिकारी कौन है भाई? प्रधान सचिव को क्या बोला जाता था? प्रधान सचिव को ओले नायकम बोला जाता था। प्रधान सचिव, जैसे अभी पंचायती राज विभाग है, इसके जो प्रधान सचिव होते हैं सर्वे सर्वा मुख्य के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो उनको ये हम लोग उस समय चोल काल में कहा जाता था ओले नायकम प्रधान सचिव को। और ये तिरुंदरम एक प्रधान कर्मचारी होते थे, एक जो बड़ा बाबू होते हैं आज के समय में वो थे तिरुंदरम। और कार्य प्रेषक एक किरानी जैसे होते थे, विडैयाधिकरण, जो लेखा बहियों का दस्तावेज रखते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधान सचिव को कहा जाता था ओले नायकम, प्रधान कर्मचारी तिरुंदनम, और जो क्लर्क होते थे बड़ा बाबू जैसे कार्य प्रेषक किरानी को विडैयाधिकरण कहते थे। थोड़ा सा और देख लीजिए, समाज देख लीजिए हम लोग। समाज वर्ण व्यवस्था का अभाव है। जैसे उत्तर भारत में विशेषकर वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम व्यवस्था है, 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो यहाँ नहीं है, इस प्रकार की नहीं। समाज 2 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, समाज 2 भाग में है, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। समूह 2 हैं, दक्षिण वर्गीय वलंगई और वाम वर्गीय इलंगई। ये समूह को कहा जाता था। जो थोड़ा दक्षिणपंथी होते थे उनको वलंगई, और वामपंथी विचार के होते थे उनको इलंगई कहा जाता था। वे मुख्य रूप से औद्योगिक रूप से व्यापार से जुड़े हुए होते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग का न होना महत्वपूर्ण तथ्य है। न यहाँ दक्षिण में न क्षत्रिय थे न वैश्य थे। परैया कहा जाता था अछूत वर्ग को, छुआछूत प्रथा वहाँ भी थी, तो अछूत वर्ग को परैया। शूद्र कृषक जो होते थे सबसे निम्न स्तर को, उनको विल्लाल बोला जाता था। देवदासी प्रथा थी, मंदिरों में प्रचलित थी। दास प्रथा का ही रूप है देवदासी प्रथा। ये लड़कियां रहती थी मंदिरों में ईश्वर के लिए, है ना, मंदिरों की देखभाल, सेवा शुश्रूषा के लिए। एक बार मैं समझता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए होंगे चोल काल के बारे में। बाकी आपको और देख लीजिए, पूरा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ब्रह्मदेव थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। देवदान, मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। चोल काल में उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम बोला जाता था और निम्न पदाधिकारियों को सेरुंद्रम बोला जाता था। स्थानीय प्रशासन इसकी मुख्य विशेषता है। पूर्व जो है सो सामान्य लोगों की समिति है। सभा महासभा है, अग्रहार एवं ब्राह्मण बस्तियों की है। उत्तर मेरू अभिलेख बहुत महत्व की है। ब्राह्मणों को दी हुई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या ब्रह्मदेव कहा जाता था। एक पुस्तक है तमिल कवियों जैन गोंदार का, एक प्रसिद्ध कवि है उनका है कलिंग ऋतुपर्णी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक है किसकी पुस्तक है? जैन गोंदार की पुस्तक है कलिंग ऋतुपर्णी। पंप पोन्नरन एक कन्नड़ साहित्य के रत्न है। परसी ब्राह्मण ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। नटराज प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बंदरगाह चोल काल में कौन था? कावेरी पट्टनम। विष्णु के उपासक अलवार और शैव के उपासक नयनार कहे जाते थे। इस तरह से चोल काल की समाप्ति होती है। मैं आशा करूंगा कि आप और डिटेल्स में अपना नोट्स पढ़ेंगे, इसकी अच्छी तैयारी कीजिए। चलिए, इसी के साथ टीम आबूदी की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं व आगामी परीक्षाओं की सफलता के लिए बहुत सारी बधाई। जय हिंद।